dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita and today I will teach you chapter number 4th of 12th class Political Science part 2. जो part 2 का chapter number 4 है उसमें आपका जो era of one party dominance भी merge हो गया है. It means जो आपका chapter number 2 delete हुआ था वो deleted chapter के कुछ topic इसी chapter में add हो चुके हैं. तो आप ये confuse मत होना कि जो चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक का होगा, एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 5 होगा, वो आप ये मत समझना कि मैम ने चैप्टर 4 कराया है जबकि हमारी बुक में तो चैप्टर नंबर 5 है. जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों मर्ज हो चुके हैं. जो चैप्टर पहले था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, वो अब चेंज होकर आपका न्यू चैप्टर जो लास्ट ईयर इसका नेम चेंज हुआ था, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया. तो 2021-22 के सिलेबस में इसका नेम पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया है. और जो इसमें चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस उसके भी टॉपिक मर्ज हो चुके हैं. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि चैप्टर नंबर 4 क्यों है, ये चैप्टर नंबर 5 क्यों नहीं है. कि जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है वो डिलीट होके कुछ टॉपिक ऐड हो गए हैं चैप्टर नंबर 5 में और अब ये बन चुका है चैप्टर नंबर 4. इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग कांग्रेस डोमिनेंस, स्प्लिटेशन, उसका डिक्लाइन. तो ये क्यों हुआ कि जो अर्लियर टाइम से आप देखते आ रहे हो एक ही पार्टी ओनली कांग्रेस कांग्रेस, और वो ऐसा क्या हुआ कि आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो कि कांग्रेस नहीं है, अब क्या दिखाई देती है आपको, बीजेपी. तो फर्स्टली व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड इन द पावर या होल्ड इन द गवर्नमेंट. कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे पीपल जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, जिनकी थिंकिंग सेम होती है, वो अपना ग्रुप बनाते हैं और एक साथ, सिंगल नहीं, अगर इंडिविजुअल पर्सन कोई चाहे कि मैं पार्टी बनाऊं तो कभी भी पार्टी की फॉर्मेशन नहीं कर सकता. इसलिए वो क्या करते हैं कि ग्रुप में अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट वो उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी, कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, उसके बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. अगर उनके डोमिनेंस है तो वो इलेक्शन में विनर भी बन जाते हैं और गवर्नमेंट में जाकर अपनी पावर को यूज करते हैं. इट मींस गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग आता है रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. फर्स्ट इज द लीडर, सेकेंड द एक्टिव सिटीजन एंड थर्ड इज द फॉलोवर्स. कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक लीडर होता है. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है. अब जैसे बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी का लीडर कौन, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया. उसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है कि अगर जो भी पार्टी विनर हुई तो उसका लीडर ही पीएम या सीएम बनता है. जो सेकंड पॉइंट आता है द एक्टिव सिटीजन. कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लीडर के बाद एक्टिव सिटीजन, यानी कि उसमें कौन से सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और थर्ड जो कंपोनेंट आता है रिगार्डिंग फॉलोवर, कि जो कॉमन पीपल है उनमें से फॉलोवर की उस आइडियोलॉजी को, उस पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप में शामिल होना या उसकी उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना, तो वो फॉलोवर्स कहलाते हैं. ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. देन आता है पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस. कि कौन से फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से वर्क करती है. तो फर्स्ट इज कंटेस्ट इलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टी का मेन पर्पस होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना. आफ्टर दैट होल्ड इन द पावर, कि हमें पावर को कॉन्क्यूर करना है, हमें पावर में जाना है और वहां पर अपना रूल करना है. तो उनका मेन पर्पस होता है कंटेस्ट इलेक्शन. सेकेंड आता है मेकिंग लॉज एंड रन गवर्नमेंट. जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद डोमिनेंस में चली जाती है, आफ्टर दैट वो क्या करती है, रूल और रेगुलेशन बनाती है और गवर्नमेंट को रन करती है. देन थर्ड पॉइंट आता है पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होती है, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, तो ये वर्क भी कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टी. नेक्स्ट इज शेप पब्लिक ओपिनियन. कॉमन पीपल के जो आइडियाज हैं, कॉमन पीपल के जो ओपिनियन है, उनको शेप देने में भी पॉलिटिकल पार्टी ही वर्क करती है. क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं वो हर एरिया से रिलेटेड होते हैं, तो वहां के कॉमन पीपल की क्या राय है, वहां के कॉमन पीपल की क्या डिमांड है, तो वो जो वहां के लीडर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और वहां उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं.
नेक्स्ट आता है प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अगर मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी हो और ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो अपोजिशन का रोल प्ले कौन करेगा? तो अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी का होना कंपलसरी है। इट मीन्स जो मेन फंक्शन है वो भी एक रूलिंग पार्टी होगी, दूसरी उसको क्रिटिसाइज करने वाली अपोजिशन पार्टी होगी। अगर रूलिंग पार्टी ओनली एक डोमिनेंट पार्टी हो तो कभी भी वो बेटर वर्क नहीं कर पाती है। रीजन, क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि मेरा गलत वर्क क्या है, मैं कौन सा वर्क बेटर नहीं कर रही हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन पार्टी होना कंपलसरी है। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है पार्टी सिस्टम। देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। जो वन पार्टी सिस्टम होता है उसमें ओनली एक पार्टी होती है कंट्री के अंदर, वन पार्टी डोमिनेंस होती है। ऐसा कंट्री जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं या फिर अपोजिशन पार्टी तो उसका रोल 0 है, तो वो डोमिनेंट पार्टी ही वहां पर हमेशा रूल करती है। लाइक कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना या PRI इन मैक्सिको, तो वहां पर ओनली सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, हमेशा वही विनर पार्टी होती है, उन्हीं के रूल रेगुलेशंस बनते हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट रन होती है। तो ऐसे कंट्री को हम वन पार्टी डोमिनेंस कहेंगे। सेकेंड आता है टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी सिस्टम वो होता है कि जिस कंट्री में ओनली 2 पार्टी ही है और थर्ड पार्टी नहीं है, 2 पार्टी डोमिनेंस है, कभी एक पार्टी विनर होती है दूसरी लूजर, नेक्स्ट टाइम दूसरी लूजर फिर वो विनर, तो इस तरह से वहां पर एक्सचेंज चलता रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है USA, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जब अब प्रेजेंट में अभी वहां पर प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन, तो जो बाइडन वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे। डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वो वहां के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये था टू पार्टी सिस्टम। अब आता है थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। ऐसा कंट्री जिसमें मोर देन 2 पार्टी वर्क करती है, मोर देन 2 पार्टी वहां पर पार्टिसिपेट करती है। ऐसा कंट्री की जिसमें बहुत सारी पार्टीज है। लाइक बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, आप देखते हो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, तो ये सारी पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। कि इंडिया में 8 पार्टी तो नेशनल लेवल की है और बहुत सारी पार्टी इसकी स्टेट लेवल की है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट पार्टी सिस्टम है। रीजन, इसमें डिक्टेटरशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं कि एक विनर पार्टी उसने कुछ बेटर वर्क नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम दूसरी पार्टी आएगी, अगर उसने नहीं किए थर्ड पार्टी आएगी। तो इस तरह से डिफरेंट पार्टी वर्क कर सकती है। अगर किसी भी पार्टी की डोमिनेंस नहीं हो पा रही है, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, तो कोलिशन पार्टी वहां पर बन जाती है। तो ये पार्टी सिस्टम के बारे में कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। देन नेक्स्ट आता है हेडिंग कांग्रेस सिस्टम। इसमें कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस की डोमिनेंस कब से कब तक फुल्ली डोमिनेंस रही और कब उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और उसके डोमिनेंस के रीजन क्या थे। तो सबसे पहले हम रिगार्डिंग कांग्रेस सिस्टम में कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस 1952 में फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुए 1951 से 52 में हुए थे, लेकिन हम इसको जनरली 1952 ही बोलते हैं। तो 1952 से लेकर 1967 तक फुल डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। 52 में जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में 489 सीट्स थी उस टाइम लोकसभा में, 364 सीट्स किसने कॉन्क्यूर की थी? कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी की फुल डोमिनेंस, फुल मेजोरिटी फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें थी। 364 वोट लिए कांग्रेस पार्टी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने ओनली 16 वोट लिए थे, जो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पार्टी थी। तो फर्स्ट फुल्ली डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट आता है कि सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन। तो सेकंड जनरल इलेक्शन ड्यूरिंग 1957 और थर्ड 1962। ड्यूरिंग दैट टाइम थर्ड फोर्थ सीट कॉन्क्यूर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। 1957 में एक स्टेट में कांग्रेस हार गई थी, वो था केरला। 1957 में कांग्रेस केरला में अपनी गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर पाई थी। इट मीन स्टेट में कि जहां पर CM बनता है, जिस तरह से हरियाणा की गवर्नमेंट देखे तो हरियाणा में CM बना हुआ है मनोहर लाल खट्टर। तो कांग्रेस वहां पर अपनी लीडिंग नहीं कर पाई थी। कहां पर? केरला स्टेट में। जब केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट 1957 में फॉर्म हुई, उस टाइम कांग्रेस को बड़ा दुख हुआ और फ्रस्ट्रेट भी हुए और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने केरला में प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर दिया। तो वहां पर जो प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट किया वो एक टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन थी कि ऐसा कैसे हो गया कि हम एक स्टेट में हार गए। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन की, तो तीनों इलेक्शन में फुल्ली डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस
पार्टी। तो अगर फुल डोमिनेंस कांग्रेस पार्टी का टाइम पीरियड आता है, यू विल राइट 1950 टू 1967। तो यहां तक कांग्रेस पार्टी की फुल डोमिनेंस थी। ओनली वन स्टेट जहां पर फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी लूजर हुई थी वो था केरला स्टेट इन 1957 सेकेंड जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि जो कांग्रेस की डोमिनेंस 1952 से लेकर 1967 तक रही वो क्यों थी, क्या रीजन था कि वो इतने 15 ईयर तक अपनी डोमिनेंस को जमाए हुई थी कि और कोई पार्टी आगे आई नहीं रही थी, कि कम्युनिस्ट पार्टी एक स्टेट में आई वहां भी उसको हटा दिया गया, वहां भी प्रेसिडेंटल रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ऐसा क्या रीजन था, क्या कॉज थे कि जिससे डोमिनेंस पार्टी दिखा रही थी, कांग्रेस अपने आप को डोमिनेंट पार्टी के रूप में शो कर रही थी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। उस टाइम जो नेशनल मूवमेंट्स हुए उसमें ओनली रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी का ही रोल था। इवन सबके माइंड में ये सेट हो चुका था कि एक ही पार्टी है इंडिया में, वो है कांग्रेस पार्टी। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलैरिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर किया गया था, जो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी ड्यूरिंग 1885 और इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। अनदर पार्टी को के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि और कोई पार्टी रूल भी करेगी। थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शंस, कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो जितने भी वर्क करती थी एक सिस्टम से करती थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होते थे उनका रेजोल्यूशन करती थी एंड फंक्शंस को बेटर वे में करती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एफपीटीपी के रिगार्डिंग। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो विनर, चाहे उस प्रोपोर्शन कितना भी हो, 50% से कम हो, 30% से कम हो, 20% से कम हो, बट जिसने सबसे ज्यादा वोट ले लिए वो क्या बन गया, विनर बन गया। तो एफपीटीपी सिस्टम होने के रीजन से कौन सी पार्टी, ओनली कांग्रेस पार्टी ही विनर होती थी। रीजन, वो फर्स्ट पार्टी थी इंडिया की, डोमिनेंट पार्टी थी, सबके माइंड में बात सेट हो चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी इज अ डोमिनेंट पार्टी और कोई पार्टी इसके टक्कर में नहीं हो सकती। तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या एफपीटीपी में एमएलए और एमपी का इलेक्शन होता है, तो चाहे उसमें कितने परसेंट हो, मींस टोटल फॉर एग्जांपल 100 वोट है तो 100 वोट में से चाहे एक ने लिए हो 20 वोट, वो विनर बन गया। रीजन, क्योंकि जो और उसके कैंडिडेट्स हैं जो अपोजिशन पार्टी के हैं उन्होंने उनसे कम वोट लिए। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो ये वाला सिस्टम काम नहीं करता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो पीआर सिस्टम काम करता है कि मिनिमम वहां पर 50% वोट लेने ही होते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर दोबारा से प्रोसेस लागू होता है। पॉइंट नंबर 5, कोलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें कोलिशन हो चुका था। कोलिशन क्या होता है, डिफरेंट आइडियोलॉजी का मर्ज हो चुका था। अब डिफरेंट आइडियोलॉजी उसमें मर्ज हो गई थी तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे लूजर बन सकती थी, फिर तो विनर बनेगी। एक तो एक पर्सन हो, एक उसमें डिफरेंट टाइप के पर्सन हो, तो फिर वो लूजर नहीं बन सकती थी। पॉइंट आता है कॉज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, सोशल कोलेशन ऑफ ऑल क्लासेस, कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप, कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें कोलेशन हो गया था डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट रिलीजन का, तो जिसके रीजन से अपने आप को डोमिनेंट दिखा रही थी, डोमिनेंट दिखाने इवन ये डोमिनेंट हो चुकी थी। ये सारे कॉज हैं कांग्रेस की डोमिनेंस के, कि जिसने फुल कॉन्क्यूरिंग की 1950 टू 1967 तक, जिसमें एक 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट सेटअप हुई या फिर वहां पर सबसे पहले कांग्रेस की हार हुई। यू विल राइट आंसर केरला ड्यूरिंग सेकेंड जनरल इलेक्शन इन 1957। आती है डेंजर डिकेड, कि 1960 के डिकेड को डेंजर डिकेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई और 2 वॉर हुए। तो ये 2 वॉर की सिचुएशन, 2 प्राइम मिनिस्टर के डेथ के रीजन से इसको डेंजर डिकेड कहा जाता है। 1962 में जब चाइना वालों ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी और इंडिया उसमें हार गया था। आफ्टर दैट 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। अब एक बहुत बिग प्रॉब्लम कंट्री के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि सबके माइंड में एक ही प्राइम मिनिस्टर सेट था अब तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका सोल्यूशन इजीली हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। आफ्टर दैट 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, जिस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का स्लोगन भी दिया था। लेकिन उसके बाद 1966 में ताशकंद के एग्रीमेंट के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी गए तो वहां पर उनकी मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई।
अब 1966 में जब उनकी डेथ हुई, फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। लेकिन ये इतनी जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि 1962 का वॉर, 1964 में प्राइम मिनिस्टर की डेथ, 1965 का वॉर एंड 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ। तो ये 4 सिचुएशन से कंट्री काफी डिसअपॉइंट हो गया, कंट्री में बहुत सारे ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो उसमें किस किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि क्या क्या हो चुका था कंट्री के अंदर, और अब इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आने वाली थी, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 कैंडिडेट नजर आ रहे थे सबको, एक मोरारजी देसाई जी और दूसरी इंदिरा गांधी। अब जो लोकसभा में जो डोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि मोरारजी देसाई अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपनी चलाएंगे, लेकिन अगर हम सपोर्ट करते हैं इंदिरा गांधी को तो वो हमारी चलेगी, लेकिन लीडिंग कौन कर लेगी, इंदिरा गांधी। तो ये सोचकर उन्होंने सपोर्ट किया इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन जब 1967 में इलेक्शन होने थे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज फेलियर मॉनसून। अब ये पहले इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, अब मॉनसून भी फेल हो गया, बारिश नहीं हुई, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया। टू डीवैल्यूएट द इंडियन रूपी, इंडियन रूपी की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। जो अब तक $1 की वैल्यू 5 रुपीज थी, अब वो $1 की वैल्यू 7 रुपीज हो गई। तो ये भी रीजन रहा उस टाइम। पॉइंट आता है, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज द प्राइसेस। ड्रॉट हो गया, मॉनसून फेल होने के रीजन से जो गुड्स के प्राइसेस थे उनकी वैल्यू बढ़ने लगी, लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और वो प्रोटेस्ट करने लगे, बंद, हड़ताल, इस तरह के प्रोटेस्ट कॉमन पीपल ने स्टार्ट कर दिए। इवन कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी थी, वो भी अगेंस्ट में हो गई। कौन सी पार्टी के अगेंस्ट में, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी हो गई। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई दैट टाइम, कब, ड्यूरिंग 1967 इलेक्शन। उस टाइम की सिचुएशन काफी डेंजर हो चुकी थी, इसीलिए 1960 के डिकेड को डेंजर डिकेड कहा जाता है। अब 1967 का जो इलेक्शन आया, जिसको 4th जनरल इलेक्शन बोलते हैं, ड्यूरिंग 1967, तो इस इलेक्शन में लोगों को ये हो गया था कि अब कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। जो कांग्रेस है वो कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है। उस टाइम नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड आया। नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड क्यों आया, क्योंकि लोगों का बिलीव कांग्रेस पार्टी से उठ गया था। जो कंट्री की इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, इसके रीजन से लोगों का कांग्रेस से बिलीव उठ गया था, जिसके रीजन से अब नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड क्रिएट हुआ। अब ये नॉन कांग्रेसिज्म क्या है, नॉन कांग्रेसिज्म का मीन्स है कि ऐसे पीपल जो कांग्रेस के अगेंस्ट में होकर पार्टी को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन पार्टी, एक इंडिविजुअल पार्टी कभी भी कांग्रेस को बीट नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, कोलिशन स्टार्ट कर दिया। और जो नॉन कांग्रेसिज्म, इसके लीडर, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका कि जो नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड है वो किसने दिया, तो यू विल राइट आंसर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ने इस वर्ड को क्रिएट किया, नॉन कांग्रेसिज्म। और अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया कि एक पार्टी कभी भी फॉर्म होके एक अपोजिशन पार्टी नहीं बन सकती, इसलिए हमें कोलिशन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग 1967, अभी हमने बात की थी 1952 से लेकर 1967 तक फुल डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। लेकिन आफ्टर 1967 फॉल डाउन होने लग गया कांग्रेस पार्टी का। और इवन 1967 के जो इलेक्शन है, इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया, क्योंकि अब तक जिस पार्टी की फुल डोमिनेंस चलती आ रही थी, वो पार्टी अब एकदम से बिखरने लगी थी, एकदम डाउन होने लगी थी। उसके अगेंस्ट में पार्टीज बनने लग गई थी, कोलिशन करने लग गए थे। जो डिफरेंट पार्टीज थी वो कोलिशन करने लग गई थी। जो इलेक्शन हुआ ड्यूरिंग 1967 जनरल इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स लाइक के कामराज, S.K. पाटिल, अतुल्य घोष, जो तमिलनाडु वेस्ट बंगाल से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो बुरी तरह से हार गए थे। इवन 9 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, MP। तो इनमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। जो 9 स्टेट्स थे, यहाँ पर संयुक्त विधायक दल की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इवन आफ्टर दैट तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी गवर्नमेंट को नहीं चला पाई थी, या तो यहाँ पर री-इलेक्शन करवाए गए या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंटल रूल को इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था वो ओनली कांग्रेस पार्टी के पास था, बाकी पार्टीज के पास वो इतना एक्सपीरियंस
नहीं था। और जो कोलेशन बन जाता है, जिसमें कोलेट हो जाती है बहुत सारी पार्टीज, तो उसमें अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो 1967 के इलेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। इस इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक, इसका रीजन क्या है कि 9 स्टेट में कांग्रेस की हार हुई और जो बड़े बड़े लीडर्स थे, के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, इनकी हार हो गई थी। तो इस तरह से इतनी बिग पार्टी एकदम से डिक्लाइन हो जाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था अनदर पार्टी के लिए। लेकिन उन अनदर पार्टी जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म किया, यानी कि कांग्रेस के अगेंस्ट हुए, का मानना था कि अगर हम कांग्रेस को हरा सकते हैं तो कोलेशन के बाद ही हरा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल पार्टी कभी भी कांग्रेस को बीट कर पाएगी। तभी नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड क्रिएट हुआ। और प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो कि कांग्रेस किस तरह से पीछे रह गई, एक अपोजिशन पार्टी बनी हुई है। इसी टाइम 1967 में एक वर्ड आया डिफिक्शन सिस्टम। कि डिफिक्शन क्या होता है कि जिसमें एक लीडर पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में चला गया। 1967 में हरियाणा में एमएलए के इलेक्शन थे। उस टाइम जो एक लीडर का नाम गयालाल था, उसने 15 डेज में 3 टाइम पार्टी को चेंज कर लिया। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, देन आफ्टर वो यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए। जब वो यूनाइटेड फ्रंट से 3rd टाइम कांग्रेस में आ रहे थे, उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले गयालाल था और अब आयालाल है। और वो गयालाल आयालाल का जो एक जुमला होता है, एक पॉपुलैरिटी होती है, वो वर्ड पॉपुलर होके आयाराम गयाराम बन गया। तो आयाराम गयाराम रिलेटेड टू डिफिक्शन सिस्टम। लेकिन ये जो आयाराम गयाराम का डिफिक्शन सिस्टम था, ये अब बैन कर दिया गया है। अब जो डिफिक्शन सिस्टम है उस पर स्टॉप लगा दिया गया है। अब कोई लीडर पार्टी चेंज नहीं कर सकते। 1967 के इलेक्शन हो गए, कांग्रेस पार्टी 9 स्टेट में हार गई। वो 9 स्टेट में स्मूथ गवर्नमेंट नहीं चल पाई, वहां पर भी दोबारा से फिर इंप्लीमेंट हुआ प्रेसिडेंटल रूल, या फिर दोबारा से इलेक्शन हुए। लेकिन यहाँ ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी हार भी सकती है। जो अनादर पार्टी थी, जिन्होंने अपना कोलिशन बनाया था, उनको मोटिवेशन मिला कि हम भी आगे गवर्नमेंट रन कर सकते हैं। वो ठीक है कि वो लॉन्ग टाइम, इट मीन्स 5 ईयर अपनी गवर्नमेंट नहीं चला पाए थे, रीजन कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था। देन आफ्टर आता है प्रेसिडेंटल इलेक्शन। अब कांग्रेस पार्टी के 1967 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रीजन, अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी, रूल रेगुलेशन इंदिरा गांधी करेगी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, बिजली गप्पा, के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, उनका मानना क्या था कि ये हमारे इशारों पर काम करे, इट मीन्स हम कहें वैसे काम करें। रीजन, उन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बनाया था, एक्सपीरियंस नहीं है इसको तो, और हम कहेंगे वैसे ये वर्क करेगी। पार्टी के जो लीडर्स थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इवन पार्टी के टूटने तक के चांसेस हो गए। उसी टाइम इलेक्शन हुआ 1969 में प्रेसिडेंटल इलेक्शन। प्रेसिडेंटल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया कांग्रेस पार्टी की साइड से संजीव रेड्डी जी ने, उन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रेसिडेंट इलेक्शन में। दूसरी साइड अपोजिशन में इंदिरा गांधी ने अपना रोल प्ले किया और वीवी गिरी जो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाया। और वीवी गिरी और संजीव रेड्डी दोनों की उस टाइम टक्कर थी, इट मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे। सबको ये लग रहा था संजीव रेड्डी जीतेंगे क्योंकि ये तो पार्टी से, जबकि जो वीवी गिरी जी है ये तो इंडिपेंडेंट पार्टी से, तो जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए कि वीवी गिरी विनर हुए, प्रेसिडेंट बने, और संजीव रेड्डी जी हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस में इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि कांग्रेस पार्टी के 2 पार्ट हो गए, एक कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसकी, जिसके लीडर के कामराज, बिजली गप्पा लीडर्स थे। दूसरी साइड कांग्रेस आर रिक्विजिनिस्ट, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी की ओल्ड कांग्रेस मेरी कांग्रेस है, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि हमारी ओल्ड कांग्रेस है। तो दोनों ये कहते हैं एक्चुअल कांग्रेस हमारी है, एक्चुअल कांग्रेस हमारी है। लेकिन जब ये 1969 का इलेक्शन हुआ, स्प्लिटेशन तो इससे पहले होने लग गया था, इट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट इससे पहले हो चुका था, लेकिन लोगों के सामने क्लियर नजर आया आफ्टर 1969। आफ्टर 1969 लोगों को क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी अब टूट चुकी है। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, एक कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर। जो कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी की, और कांग्रेस ओ जो अनदर लीडर्स थे लाइक के कामराज, बिजली गप्पा, अतुल्य घोष वगैरह।
तो अब दोनों ही एक ही पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजन से और ज्यादा ये लगने लग गया कि अब कांग्रेस पार्टी रूल नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस अब 1967 के इलेक्शन में इतनी बेस्ट विनर नहीं बन पाई थी। आफ्टर दैट कांग्रेस पार्टी में ही डिस्प्यूट हो गया, वो पार्टी टूट गई थी। तो जिसके रीजन से लोगों के माइंड में ये हो गया था, या लोगों के माइंड में उनकी ऐसी इमेज बन चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी अब बेटर वर्क नहीं कर पाएगी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी गई और कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। तो ड्यूरिंग 1971 इलेक्शन, तो 1971 में इलेक्शन होने का रीजन क्या था कि 1967 के बाद तो 72 में होने थे, लेकिन इसका रीजन था कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कांग्रेस और कांग्रेस आर में। इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजन से कांग्रेस पार्टी टूट चुकी थी, एक पार्ट कांग्रेस ओ हो गया था, दूसरा कांग्रेस आर। तो इस टूट के रीजन से लोकसभा डिसॉल्व हुई और लोकसभा डिसॉल्व होने के रीजन से जो 72 में इलेक्शन होने थे वो 71 में हो गए। और ड्यूरिंग 71 के इलेक्शन में कांग्रेस आर ने स्लोगन दिया रिमूव पॉवर्टी, जिसकी लीडर इंदिरा गांधी थी, और कांग्रेस ओ ने स्लोगन दिया रिमूव इंदिरा, जिसके लीडर्स जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे वो थे। अब जो कांग्रेस ओ थी, इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया, यानी बहुत सारी पार्टी को मर्ज कर लिया कि अब तो हमें ही विनर बनना है, हमें ही पार्टी में आना है, हमें ही गवर्नमेंट को रन करना है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब लोग हैरान रह गए। सबने देखा कि कांग्रेस फिर कितने डोमिनेंस के साथ आई है। इट मीन्स कांग्रेस ने कोलिशन किया था कम्युनिस्ट के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोलिशन किया, उसके साथ मिलकर 375 सीट्स पर कॉन्क्यूरिंग की, और अकेले इंदिरा गांधी की जो पार्टी कांग्रेस आर थी उसने 352 सीट्स पर कॉन्क्यूरिंग की। और जो ग्रैंड अलायंस बना था, जिनको लग रहा था कि हम विनर बनेंगे, वो लोग ओनली 16 सीट पर ही कॉन्क्यूरिंग कर पाए, जिसके रीजन से अब ये क्लियर हो गया था कि कांग्रेस आर ओल्ड कांग्रेस है, एक्चुअल कांग्रेस है। और रिस्टोरेशन हो चुकी थी कांग्रेस की, जो यहाँ पर स्प्लिट हुई थी, यानी कि यहाँ पर डिक्लाइन हुई थी। कांग्रेस 1967 में 9 स्टेट्स में हार गई थी, वहां उसने दोबारा से अपनी कॉन्क्यूरिंग को टाइट कर लिया, दोबारा से अपने आप को शो कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेंट पार्टी है, कांग्रेस आर पार्टी ही एक्चुअल कांग्रेस है, और यही लीडिंग कर सकती है और यही गवर्नमेंट को रन कर सकती है। आफ्टर दैट 1971 में जब जो ईस्ट पाकिस्तान था, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने उनकी हेल्प की। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुई। आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1971 ये तो क्लियर हो गया था कि इंदिरा गांधी की ही पार्टी एक्चुअल पार्टी है, एक्चुअल कांग्रेस है, वो कौन सी है, कांग्रेस आर। लेकिन जब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी दोबारा से 1971 में, फिर एक चैलेंज क्रिएट हो गया। वो चैलेंज कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन करवानी थी इंदिरा गांधी को। बांग्लादेशी जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, उन्होंने इंदिरा गांधी से हेल्प मांगी और इंदिरा गांधी ने उनकी हेल्प की, लेकिन वॉर करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान और इंडिया का ये युद्ध हुआ, इसमें इंडिया की जीत हुई। इंडिया विनर होने के रीजन से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सबके माइंड में ये आ गया था कि इंदिरा इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी रही ड्यूरिंग 1950 to 1967, जो 4 ईयर का टाइम पीरियड आया 1967 से 1971 का। उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो डिक्लाइन हुई, उसमें उसकी टूट हुई, यानी उसका स्प्लिट हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी ने दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी कर दी। 1971 में ये शो कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। अब जब 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गई, उसके बाद 1975 में किस तरह से इमरजेंसी क्रिएट की थी, ये अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 5 मर्ज होकर जो चैप्टर नंबर 4 बन चुका है, और उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है उनको इजीली और शॉर्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।